शी इज़ अ वेरी हैप्पी सोल। उनका एक ही एम रहता था कि फिट रहना है, हेल्थी रहना है, एंड आई वांट टू बी हैप्पी विद द जर्नी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थक जाऊं उससे। चीट डे गलत है, बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है। चीट मील होना चाहिए। चीट डे का मतलब हो गया आपकी नींद खुली और आप सिर्फ कुछ भी खा रहे हो, तो चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील होना चाहिए। सोनू सूद की जो एक कहते हैं ना कि एस्थेटिक बॉडी है, इसको साल भर मेंटेन करने में किस तरीके की एक्सरसाइज चाहिए? ये प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है, बट प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर ओन बॉडी वेट सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो अमीनो एसिड प्रोफाइल आपका वेजिटेरियन का रहता है, वो थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं। टू ऑल द मेल्स इन द हाउस, अपने मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को पुश करिए कि जाओ और अपनी लाइफ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए और हेल्थी रहने के लिए वर्कआउट करो। एक बहुत नोन एक्टर है साउथ के, आई कांट टेक द नेम, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट बॉडी बनाने के चक्कर में ही हुई है। साकेत गोखले की बॉडी को आप क्या वो नेचुरल है? मुझे पता था वो किस टाइप के इंसान है। हैप्पी न्यू ईयर पे सेट पे हमने देखा है। सिर्फ मुझे उनको, कंगना को चैलेंजेस चाहिए, वर्कआउट हमेशा कुछ नया चाहिए। पंजाबी लड़का कपिल शर्मा जो कि बहुत फूडी भी हैं उनको चेंज करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि जिनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो अपने आप को कम एज का बता रहे हैं और नेटी लिख रहे हैं, उन लोगों के फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा है। और 1-2 साल के अंदर वो इतना मतलब इतनी चौड़ी छाती हो जाती है, अच्छा खासा बाइसेप हो जाता है और बहुत तगड़ी बॉडी, मतलब वो सीधे हॉलीवुड के सीधे एक्टर को टच कर रहे हैं। इन सब के पीछे आपको क्या कहना? जो नेटी वर्ड है ये अब कितना फेक हो चुका है और स्टीरॉइड्स डाल के जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। अगर वो नैटी बोल रहे हैं, एक आम इंसान को ट्रेन करना और एक सेलेब को ट्रेन करना, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, आम इंसान के पास थोड़ा सा, हमारे को एक थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि उनका एक फिक्स गोल होता है, एक फिक्स रूटीन होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेलेब्स, इन लोगों का रूटीन रोज़ चेंज होता है। सुबह का रूटीन चेंज होता है, शाम का, रात का। इवन कई बारी इन लोगों को भी ये नहीं पता होता कि इनका रूटीन क्या है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू देयर डाइट, व्हेन इट कम्स टू देयर ट्रेनिंग। क्योंकि अगर आप समझिए, एक इंसान जो सुबह उठकर वर्कआउट करता है, उसका पूरा का पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है जब वो रात को शूट करके आता है। तो फिर उनको उस टाइम पर रेस्ट चाहिए, उनका डाइट पैटर्न चेंज होता है। फिर वर्कआउट रूटीन जो है वो हमको उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी लेवल्स, ऑन देयर मूड्स, एंड एट द सेम टाइम उनका नेक्स्ट डे का रूटीन क्या रहने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग और डिमांडिंग मैं कहूँगा पैटर्न है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है बीइंग विद सेलेब्स। और सेलेब्स के साथ एक प्रेशर रहता होगा कि उनको नेक्स्ट शूट के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। मान लीजिए तमन्ना भाटिया को आपने किया है, तमन्ना का कोई एक गाना आ रहा है जो अभी काफ़ी वायरल रहा था, आज की रात। तो उस टाइम क्या होता है, किसी एक सेलेब को उस किरदार के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। तो उस वक्त आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है? सी, प्रेशर तो बहुत होता है, क्योंकि आप देखिए, एक जनरल जब आप ट्रेनिंग कराते हैं तो आपको पता है कि ये कहीं पर भी इवैल्यूएट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग इनको जज करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज़, व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स, उनको हर मूवमेंट पर जज किया जाता है, चाहे वो उनके घर की एक छोटी सी रील ही क्यों ना हो। Correct. कि वो कैसे दिख रहे थे, उनका बॉडी कैसा लग रहा था, उनका फेस कैसा लग रहा था, वो पफ़ी तो नहीं लग रहे थे, वाटर रिटेन्ड तो नहीं लग रहा था, ब्लोटेड तो नहीं लग रहे थे, फ्रेश लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और ये सब डिपेंड करता है उनके डाइट, उनके वर्कआउट रूटीन, उनका डेली रूटीन, कब सोए, कब उठे, क्या खाया, कितना खाया। तो यस, वो चैलेंज तो हमेशा रहता है। तमन्ना को जब आपने ट्रेन किया तो क्या आपके सामने गोल्स थे, या उन्होंने क्या बताया कि योगेश जी मुझे एक ऐसे फिगर तक पहुंचना है, या उन्होंने भी कुछ जीरो फिगर टाइप का कुछ ऐसा आपको बताया? नहीं, शी इज़ अ वेरी हैप्पी सोल। और मैंने उनको ऑलमोस्ट 7-8 साल ट्रेन किया है। अच्छा। तो हमेशा सिर्फ उनका एक ही एम रहता था कि मुझे फिट रहना है, हेल्थी रहना है, एंड आई वांट टू बी हैप्पी विद द जर्नी। जो भी हमारा प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थक जाऊँ उससे। आई वांट टू एंजॉय द जर्नी।
तो हम उसी तरीके का वर्कआउट रूटीन मेंटेन करते थे और फंक्शनल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे. डाइट, शी इज़ वेरी आई से वेरी क्लियर अबाउट हर थिंग्स कि उनको क्या खाना है और कितना खाना है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोई ना कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में उनका कोलैबोरेशन रहता है, टाइप रहता है, जो उनको गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए. डिस्कशन हमारा भी होता है, हम लोग ग्रुप में रहते हैं और वहाँ पर चीज़ों को हर तरीके से मैं कहूँगा एनालिसिस हमेशा किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसी के बेस पर हम प्लस और माइनस करते हैं, चाहे वो डाइट हो, कैलोरीज हो या फूड हो, किसी भी तरीके का कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. 7-8 साल के दौरान आपने क्या चीज़ दो नोटिस की तमन्ना के बारे में, कि क्या चीज़ उनकी बहुत स्ट्रांग है और क्या बहुत उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको देख करके वो फिर अपना डाइट छोड़ो सब कुछ छोड़ देती हैं, नहीं ऐसा चीटिंग नहीं कर होता है. देती हैं जैसे? ऐसा नहीं होता है. जैसा कि मैंने कहा, देखिए ये जो है ना, ये सब रेस के घोड़े हैं. अच्छा. ठीक है, अब रेस के घोड़े को तो रेस में परफॉर्म करना ही करना है, नो मैटर उसके क्या कंडीशंस हैं. एंड ये चीज़ ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं. तो मेरी और उनकी कई बार इसी बारे में बात होती है कि यार वी डोंट हैव द ऑप्शन. ये बात उन लोगों के लिए आती है कि यार ठीक है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू तमन्ना, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करती आ रही हैं. ब्रेक की बात की जाए तो हमारी हमेशा ये बात होती थी यार इस मूवी के बाद शायद ब्रेक मिल जाए. वो जो शायद वर्ड था वो इसलिए आता था क्योंकि एक प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले 2 प्रोजेक्ट सामने खड़े होते थे. तो ऐसा कुछ नहीं हो कि वो किसी चीज़ से भागती हैं. इमोशनल इंसान है, बट वर्कआउट अगर उनमें वो स्ट्रेंथ है कि यार उनको करना है, तो वो आपसे सामने से भी बोल देंगे कि योगेश थोड़ा सा और अग्रेसिव करते हैं, कुछ नया करते हैं. बट अगर क्योंकि पूरा दिन काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम पर म्यूचुअली हम लोग सेशन कैंसिल कर देते हैं या पुश कर देते हैं. सुबह का सेशन शाम को कर देते हैं, शाम का सेशन रात को कर देते हैं. कोशिश ही रहती है कि सेशन हो जाए, चाहे वर्कआउट कम हो या ज़्यादा हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. चीट डे पे क्या खाती थी वो? ये तो कैसा है ना कि जिस इंसान को कुछ नहीं मिल रहा ना, वो हमेशा चीट मील की तैयारी करता है. चीट डे तो देखिए, चीट डे गलत है, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है. करेक्ट. कि चीट मील होना चाहिए. चीट डे का मतलब हो गया आपकी नींद खुली और आप सिर्फ कुछ भी खा रहे हो और सिर्फ खा रहे हो और सुबह से लेकर रात तक खा रहे हो. तो चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील होना चाहिए. एंड आई प्रेफर कि ये आपके ब्रंच में होना चाहिए या आपके लंच में होना चाहिए, डिनर में नहीं होना चाहिए. और अच्छा. यस, डिनर में आप खा रहे हो तो आप यू आर समवेयर स्टोरिंग द कैलोरीज. तो अगर आप इसको लंच में खाते हैं और आपको पता आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर दिया इन दैट पर्टिकुलर फूड, जिसमें शायद आप कैलोरीज भी कंट्रोल नहीं कर पाए बिकॉज आपको मिला ही, जैसे होता है ना वो एक जिसको कभी नहीं मिला एकदम से मिल जाए तो वो ज़्यादा खा जाता है और बाद में गिल्ट आता है. तो उस गिल्ट से बचने का एक बहुत बेसिक सा हमारा तरीका रहता है कि अगर आपने दोपहर को खा भी लिया और आपका मन कर गया 2 की जगह 3 पीस खाने का या 4 पीस खाने का, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इसके बाद फास्टिंग कर लो. ओके. लंच के बाद मत खाइए कुछ भी. अच्छा, जैसे कॉम्पनसेटेड. इसी जगह पे मेरा एक सवाल है, जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग फ्राइडे के बाद 2 दिन हमें मिलते हैं थोड़ा सुकून भरे, तो हम ज़्यादातर पार्टीज़ में जाते हैं. बिल्कुल. है ना, रात्रि भोज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वो रात का ही होता है. तो हम रात को ही ज़्यादातर खा लेते हैं कि किसी ने रसगुल्ला खा लिया, किसी ने कुछ और खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने पिज़्ज़ा खा लिया. तो रात को खाने से कितना असर होता है? क्योंकि उसके बाद भी तो फास्टिंग हो रही है ना, जैसे हमने खा लिया 7-8 घंटे हम सोए, तो वो भी तो एक फास्टिंग में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? देखिए, 7-8 घंटे की फास्टिंग नहीं होती है. वो सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि आपने एक फूड इनटेक को गैप दे दिया है. बट व्हेन इट कम्स टू फास्टिंग, आप मानिए कि मिनिमम अगर आपको मेंटेन करना है लाइफ टाइम, तो वो फास्टिंग जिसको आप काउंट करना चाहते हैं वो 12 घंटे से कम की नहीं कर सकते आप. 12 घंटा तो आपको अपने सिस्टम को खाली छोड़ना ही है, सिर्फ इसलिए कि आप वो जो आपका बॉडी है वो ब्लोट ना करे, आपके लिवर को थोड़ा सा आराम मिल जाए. बट व्हेन इट कम्स टू रियल फास्टिंग, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 16 आवर्स. और अगर आप बात करें, ये जितने भी एक्टर्स आप देखते हैं ये रात को खा लेते हैं, तो ऐसा होता नहीं है. क्योंकि एज आई सेड, कंसिस्टेंसी इज़ द की. और कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो वो डाइट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है. आप एक बारी को वर्कआउट 2 दिन नहीं करेंगे ना, चल जाएगा. लेकिन अगर आपने 2 दिन गलत डाइट खा लिया, आपने 1 हफ्ता अपनी मेहनत को ख़त्म कर दिया. आप एक चीट मील में आप 3 दिन पीछे जाते हैं. एक चीट मील 3 दिन पीछे ले जाती है. बिल्कुल. अच्छा, इसी जगह पे एक और बहुत सवाल, मतलब एक बहुत
मतलब नॉर्मल सा सवाल है, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं बहुत हेल्थ फ्रीक हूँ, तो मेरा चीट डे होता ही नहीं है, चीट मील भी नहीं होता है, महीने में एक बार हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कई दफ़ा मैंने ऐसा सुना, जैसे मेरी मम्मी ही कह देती हैं या कोई मेरा दोस्त ही कह देता है, अरे ठीक है कल ज़्यादा जिम वर्कआउट कर लेना। ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आज मैंने 2 रसगुल्ले खा लिए और कल मैं ज़्यादा वर्कआउट कर लूँ, तो क्या वो कैलोरीज बैन हो जाए, वो बर्न हो जाएंगी, या वो सब सही हो जाएगा? क्या है इसके पीछे का एक साइंस? देखिए कुछ हद तक आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, लेकिन वो कल नहीं करना है। वो करना है तो आज ही करना है, क्योंकि अगर आपने रसगुल्ले खाए हैं तो वो आज खाए हैं, कल नहीं। तो अगर उसको कॉम्पनसेट भी करना है तो कोशिश करिए कि आज ही उसके बाद आप वर्कआउट कर लें या एक्सरसाइज करके वो कैलोरीज बर्न कर दें, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। और प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर आप कुछ भी रैंडम खा रहे हैं, लेट्स से कार्ब्स की बात की जाए, वो चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू शुगर, उसको कवर अप करना थोड़ा सा बॉडी के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। तो जब आप शुगर की बात करते हैं तो वो ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और कोशिश करिए कि जिस दिन आपने गलती करी है उसी दिन कॉम्पनसेट कर दीजिए। और नहीं कर सकते हैं, जैसा आपने बोला कि रात को हम खा रहे हैं और उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं है कॉम्पनसेट करने की, या तो उसमें आप क्या करेंगे, जिस वक्त आपने खाया है, मैं एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, अपने एक्टर्स को, क्योंकि कई बार वो ड्रिंक भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, मैं उनको कहता हूँ जैसे ही आपने अपना लास्ट पेग ख़त्म किया है, जस्ट क्लिक अ पिक्चर, ठीक है? क्योंकि आप डायरी पेन लेके नहीं चले और 2 पैक के बाद कौन कुछ लिखना चाहता है, ठीक है? आप पिक्चर एक क्लिक कर लीजिए और सुबह उठ के देखिए कि उस पिक्चर का टाइम क्या था। अब वो जितने बजे भी टाइम था, वहाँ से अपने 16 घंटे काउंट करना शुरू करिए। तब तक सिर्फ आपको हाइड्रेट करना है अपने आप को, क्योंकि लिकर आपको डिहाइड्रेट करता है। ओके। तो आपको सिर्फ पानी पीना है, अपने सिस्टम को हाइड्रेट करना है। 16 घंटा पूरा होने के बाद मेक श्योर कि आपकी पहली जो मील हो वो प्रोटीन एंड फाइबर रिच हो। ओके, ठीक है? फाइबर इसलिए कि आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग सीधा व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, लोग प्रोटीन शेक पीते हैं जो कि शुगरी होता है। सही है। चाहे वो आप कोई भी शुगर का फॉर्म हो, इट स्पाइक्स योर शुगर लेवल। तो उससे पहले अगर आप कुछ फाइबरस खा लेते हैं तो वो बेटर रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू फाइबर, मैं ऑरेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ऑरेंज से आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, कई लोगों को सर दर्द हो जाता है। तो उस टाइप का फाइबर नहीं, आप सेलेरी जूस पी लेंगे तो भी आपको फाइबर मिल जाएगा। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ पानी पीने से है कि नारियल पानी से है या जूस पीने से भी है? देखिए बेस्ट तो होता है कि आप नारियल पानी पी लें, किसी तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिस्टम में जाने चाहिए। ओके, ठीक है? लेकिन जब मैंने कहा कि फास्टिंग है, अगर आप नारियल पानी भी पिएंगे तो आपकी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी। किसी भी टाइप की कैलोरी नहीं डालनी है। दैट्स द रीजन यू आर बाउंड टू हैव वाटर। व्हाट यू कैन डू, आप उसमें रॉक सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल लेते हैं, देन ऑल्सो यू गेट रियल गुड एसेंशियल मिनरल्स। वो बेस्ट तरीका है हाइड्रेट करने का। अच्छा, जाम की बात चली गई है तो लोग ये कहते हैं कि महीने में एक बार कर लेने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप साइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिटनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो, हेल्थ हो, आपके नज़रिए से अगर महीने में एक बार भी जो लोग पौवा पी लेते हैं शराब पीते हैं, उनकी बॉडी पे क्या क्या गलत असर होता है? देखिए, अगर आप उस इंसान की बात कर रहे हैं जो रोज़ पौवा पी लेता है, वो तो फिर अलग ही है। नहीं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि आप देखिए ना, हमने चीट मील की बात ही कब करी है? तब जब एक इंसान लिटरली उसके लिए दिन रात सोच रहा है। तो मैंने क्या किया, उसकी रोज की चीट मील को एक जगह पे ले जाके रख दिया, एक हफ्ते में एक बार। अब वो रोज इंडल्ज नहीं होगा, और उसको पता है यार आज वेडनेसडे है और मुझे संडे मिल जाएगा। वो अपने आप को पैसिफाई कर लेगा, अपने मन को बहला लेगा कि यार 4 ही दिन बचे हैं, उस दिन खा लूंगा। करेक्ट, ठीक है? तो ऐसा ही होता है जब शराब पीने वालों की बात आती है कि यार मुझे तो रात को 2 पैग चाहिए ही चाहिए। तो हम उनको बहुत आराम से कन्विंस करके फ्राइडे तक ले जाते हैं। जब उनको फ्राइडे तक लेके जाते हैं और 5 दिन जो आपने मेहनत की है, उनको जो मज़ा आने लगता है, ये एक प्रोसेस है बेसिकली, कि हम उनको रियलाइज कराते हैं कि देखिए आपने फ्राइडे पी और सैटरडे यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ जब आप उठते हैं, क्योंकि मोस्टली सबको एक हैंगओवर रहता है जो किसी को मज़ा नहीं आता है। तो हम तब उनको उस गिल्ट में लेके जाते हैं, एंड देन वी मेक देम रियलाइज कि आपने क्या पाया और क्या खोया। तो इस तरीके की माइंड गेम्स बहुत खेलनी पड़ती है। और जो रही आपकी बात कि महीने में एक बार, देखिए कोई भी चीज़ इफ यू विल काउंट इट एज अ पॉइजन, इतना हो या इतना हो, इट्स पॉइजन।
Poison. तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा मत पियो, लेकिन जो लोग पी रहे हैं तो उनको ट्रैक पे लाने का तरीका ये हफ्ते में एक बार पी लो, फिर उनको ट्रांजिशन जो उनका है वो 15 दिन में, 15 दिन से महीने में, ऐसी उनको एक हेल्थियर लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है। और कई लोग तो छोड़ भी देते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, वो ऑलमोस्ट रोज रात को, आप मानेंगे नहीं, ही वॉज 148 kgs, रेस्टोरेंट का ओनर था, एक बहुत बड़ी चेन का ओनर था वो। तो जब वो मुझसे मिला, ही यूज्ड टू ड्रिंक मोर देन हाफ बॉटल एवरी नाइट अलॉन्ग विद 2 plates ऑफ फिश टिक्का। 148 kg, मैं तो सुन के ही ताज्जुब है। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला, ये बात है 2010 की, तो जब मैं पहली बार मिला, वो ट्रेडमिल पे 3.5 या 3.8 की स्पीड, जो वॉक करते हैं उनको पता होगा 3.5 और 8 क्या है, कुछ नहीं। उस पर वॉक कर रहा था। और मैंने जब उनको साइड से देखा, जब मुझे कोई मिलवाने लेके गया, तो हिज चिन वाज ऑन हिज चेस्ट माय गॉड। एंड ही वाज पैंटिंग लाइक इस तरीके से। मैं पहले दिन मिला तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि अब इनको वर्कआउट के नाम पे ना सिर्फ इनको स्ट्रेचेस करा दो, वो भी बिठा के, क्योंकि इससे ज़्यादा इनको पहले दिन या पहले हफ्ते में कराया तो वो हार्ट अटैक या बीपी शूट होने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और उसके बाद वो लाइफ टाइम वर्कआउट से डर जाएंगे। बिल्कुल। तो वो जो एक जर्नी थी उसमें मुझे ऑलमोस्ट 6 महीना लगा, बट आप मानेंगे 6 महीने बाद दैट गाय, 3 महीने का हमारा फिटर यू चैलेंज भी हुआ था, जिसमें 28.3 kgs वेट 3 महीने की पहली प्रेप के बाद के 3 महीने में उसने लूज किया था। एंड ही यूज्ड टू वर्क आउट फॉर 2.5 hours इन अ डे। लेकिन वो एक प्रोसेस था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी शराब को कम कराने में मेरा बहुत सारा टाइम गया और जॉब भी गई। या अच्छा, मैं प्रोटीन की तरफ बात आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक और सवाल कर लूँ। एक नॉर्मल इंसान को जो 9 से 5 की जॉब करता है, उसको जिम वर्कआउट है वो कितने घंटे करना चाहिए? कितना एक आइडियल माना जाता है टाइम, कितने मिनट का? आप बिगिनर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हाँ बिगिनर का भी बताइए, इंटरमीडिएट का भी बताइए और एडवांस वाला भी। देखिए, बिगिनर का वर्कआउट मिनिमम भी 45 मिनट्स का तो होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ओके, ठीक है, आप उसमें बेसिक मूवमेंट्स कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की बात की जाए जब, तो वो आ जाता है 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट। हाँ। जब आ जाती है बात थोड़ा सा हार्डकोर करने वालों की, वो वर्कआउट जा सकता है 1 hour 15 minutes to 2 hour एनीवेयर। लेकिन डिपेंड्स कि आप किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप HIIT कर रहे हैं तो आपको 50 मिनट से ऊपर की जरूरत ही नहीं है। HIIT मींस हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ओके, तो वो 50 मिनट की जरूरत ही नहीं। पुश पुल लेग से ये इससे अलग है? सी, HIIT इज अ वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओके, ठीक है, इसमें आप चाहे वो आप एरोबिक्स कर लो, चाहे अच्छा। आप वेट ट्रेनिंग कर लो, चाहे आप बॉडी वेट वर्कआउट्स कर लो, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। एंड एट द सेम टाइम जब आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और स्पीड में कर रहे हैं, यू कैन ऐड वेट्स ऑल्सो। जैसा थ्रस्टर्स हो गया, थ्रस्टर्स में आप वेट्स यूज़ करते हैं, आप पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं। आपका हार्ट रेट आफ्टर 15 और 20 काउंट्स बहुत बड़ा नंबर है, बट 15-20 काउंट के बाद बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो आपका हार्ट रेट को हायर लेवल पे मेंटेन करके उसको ज़्यादा रेस्ट ना देके, उस तरीके की ट्रेनिंग को हम HIIT कहते हैं। ये ज़्यादातर एथलीट्स वगैरह के लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक Athletes करते नॉर्मल हैं और आज इंसान, की डेट में नॉर्मल इंसान भी करता है, लेकिन वो नॉर्मल इंसान प्रिपेयर्ड है तो, मतलब एक इंसान जो इंटरमीडिएट प्लस है, मैं उसको कराऊंगा डे 1 पर, या इवन आफ्टर 3 months मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। कौन से सेलेब ऐसा करते हैं HIIT? मैं आज ही सोनू सूद साहब को करा के आया हूँ, शानदार। आज ही कराया। हमने कहा यार कुछ नया करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है जिसको रोज़ नया चाहिए। अच्छा, हमेशा, मतलब अगर मैं अपना फ़ोन खोल के दिखा दूंगा ना, तो हर तीसरे दिन एक नई रील आ जाती है मेरे पास, योगेश हम ये ट्राई करने वाले हैं। और फिर मुझे मेरा रोल और ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि यार वो तो ट्राई करना चाहते हैं, उनको सेफ भी रखना है, करवाना भी है, और एट द सेम टाइम मुझे ना नेगेटिव थॉट और डीमोटिवेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह। तो वो उसका, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कुछ मांगा है तो मैं उसको एटलीस्ट 60% तो उस दिन मैं करवा दूंगा जब हम फर्स्ट टाइम ट्राई करें। देखिए 100% होना ना होना ज़रूरी नहीं है। मैं हैंड स्टैंड किसी को कराने जाऊंगा डे 1 में शायद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एटलीस्ट उनको हाफ हैंड स्टैंड करवा दूँ, या जिसको शीर्षासन, या कई सारे, मैं योगा से ज़्यादा
मतलब मैं योगा नहीं जानता हूँ ज़्यादा, बेसिकली टेक्निकल टर्म्स हम लोग कराते बहुत कुछ है प्रैक्टिस, लेकिन उनके टेक्निकल टर्म्स आसनों के नाम याद नहीं आसनों के रहते। नाम नहीं पता है। तो जो भी होता है पार्शल हैंड स्टैंड, वो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं पहले दिन में करवा दूँ, अच्छा। लेकिन उसकी प्रेप, उसका ट्रांजिशन, उसका प्रोग्रेशन मुझे पहले खुद करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि यार इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये, क्योंकि आप देखिए जो भी वो लेके आ रहे हैं वो यूजुअल नहीं है। वो हर रोज़ एक नया चीज़ लेके आते हैं। मुझे याद है जब मैं उनसे मिला था इन 2013, हम लोग बहुत रूटीन स्टफ करते थे, और 2014 तक हम कुछ भी नहीं है वैसा करते थे, सब कुछ अनयूजुअल था, जिसमें से कई लोगों ने देखा होगा उनका ह्यूमन फ्लैग का वीडियो। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 मिनट प्लस ह्यूमन फ्लैग में अपनी बॉडी को होल्ड किया है, एंड दैट गाय इज 6.4, बॉडी वेट 90 प्लस केजीज। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 क्विंटल का आदमी 6'4" हाइट के साथ अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। सोनू सूद की जो एक कहते हैं ना कि एस्थेटिक बॉडी है, इसको साल भर मेंटेन करने में किस तरीके की एक्सरसाइज चाहिए? ठीक है, वो तो एक सेलेब है, उनके पीछे एक कोच है आप जैसे, लेकिन जिसके पास कोच नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से अपनी बॉडी को 6 पैक एब्स के साथ में एक बढ़िया एक जॉ लाइन के साथ कैसे अपनी बॉडी को बरकरार रखे पूरे साल भर? देखिए हमारी बॉडी ना बहुत स्ट्रांग है, और स्मार्ट उससे भी ज़्यादा है। आप एक चीज़ समझिए कि आप अगर आज मैं आपको बोलूँगा ना आप 2 किलोमीटर वॉक करना शुरू करो, आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप रोज़ करते रहे ना थक हार के कैसे भी, डाउन द लाइन 45 डेज के बाद आपको लगेगा 2 किलोमीटर तो यार ऐसे ही चलते फिरते कर लेंगे। यही हमारी बॉडी के साथ में होता है। अगर मैं आज आपको 10 kgs करा रहा हूँ तो 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपका 10 kgs आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो ये इसीलिए आपको हमेशा अपनी बॉडी के लिए और अपने लिए चैलेंज बनाते रहना पड़ेगा, और जो आपका ट्रेनिंग का लेवल है वो चेंज करता रहना पड़ेगा, उसको हमेशा टफ बनाते रहना पड़ेगा। इसका बहुत बेसिक सा एक तरीका है, अगर आप प्रॉपरली वेट लिफ्टिंग में हैं, आप वेट ट्रेनिंग में हैं, तो आपका जो लास्ट 3 काउंट है वो हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। मैंने इसे चेंज होते रहना चाहिए। अगर आज आप 12 किलो का 15 रेपिटेशन मार रहे हैं और आपका पैटर्न है 15-12-10 या 12-10-8 फॉर स्ट्रेंथ या व्हाटएवर, तो आपके लास्ट 3 रेपिटेशन उस पर्टिकुलर वेट के साथ हमेशा आपको एग्जॉस्ट कर देने चाहिए। आपकी बॉडी उसके बाद थक जानी चाहिए और उसको रेस्ट चाहिए, फेलियर तक जाना है। एटलीस्ट आपकी बॉडी को 45 सेकेंड्स का रेस्ट चाहिए। तो आप जब उस वेट के साथ में कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो टाइम होगा जब आपको उस वेट को बढ़ाना है। आपको समझ में आ जाएगा यार अब तो मेरे से पहले 15 काउंट नहीं निकलते थे लेकिन अब निकल रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आपको वो वेट बढ़ाना है। ऐसे ही आप हमेशा अपनी बॉडी को चैलेंज करते रहिए। एक चीज़ व्हेन इट कम्स टू डाइट, अगर आपको शार्प रहना है तो आपको कैलोरिक सरप्लस नहीं जाना। अगर आपका टारगेट मसल गेन या वेट गेन नहीं है, आप अपनी जो भी आपका BMR है, अपना कैलोरिक स्ट्रक्चर को उसके आसपास रखिए। +300 और -300 सबसे सेफ जोन है। अगर आपको वेट हल्का सा गेन करना है या हार्डनेस रखनी है या आपको स्ट्रांग रहना है, और -3 में आप हमेशा शार्प रहेंगे, आपको ब्लोटिंग कम होगी और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आपका वेट भी मेंटेन रहे और मसल ग्रो भी हो, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इसके लिए क्या एक होना चाहिए फॉर्मूला, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको ग्रो करना है, जैसा कि मैंने कहा, तो 300 से 400 कैलोरीज प्लस। अब इसमें सबसे पहले आपको अपने जो अपनी फूड में कंसंट्रेट करना है वो प्रोटीन्स पर करना है। ठीक है। सेकंड आपका आता है वर्कआउट। व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट, एज आई सेड, आपको हमेशा अपने रूटीन को चैलेंजिंग बना के रखना है। और थर्ड आता है आपके हार्मोन्स। तो आपको हमेशा ब्लड वर्क कराते रहना है, क्योंकि होता क्या है हमारे इंडिया में थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कराने का कल्चर है नहीं। बिल्कुल। हम जब तक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जब तक हम घूम रहे हैं, घाम रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, चेहरा अच्छा लग रहा है, ओके, बॉडी अच्छी लग रही है, हम सोचते हैं सब कुछ सही चल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो नथिंग लाइक इट। बट यहाँ हमारी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे हम पूरे साल पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पहुँचे हैं, ऐसी हमारी बॉडी भी है कि रोज़ जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो रिजल्ट हमको पता चलेगा वो तब पता चलेगा जब आप एक पर्टिकुलर ब्लड वर्क कराओगे कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 कितना है, B12 कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्या हैं, आपका ईस्ट्रोजन लेवल क्या है, आपका कॉर्टिसोल लेवल क्या है।
आज की डेट में जितनी रन अराउंड है, हमको बॉडी भी बनानी है, अच्छा भी दिखना है, पैसा भी कमाना है, घर वालों को प्रोवाइड भी करना है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस आउट कर देते हैं और हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई चला जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल इश्यूज होते हैं। ब्लड प्रेशर, आपका टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट होने लगता है फॉर मेल्स, ईस्ट्रोजन लेवल हाई चला जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये चीज़ें हमें रियलाइज नहीं होती, हम सिर्फ क्या देखते हैं, यार बॉडी पफी लग रही है, एनर्जी ड्रॉप हो गई है, मैं ब्लोटेड लग रहा हूँ, लेकिन वो साइंस है, सही बात आपकी बॉडी बता रही है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। ये 3 मेजर फैक्टर्स अगर आपने पकड़ लिए, यू आर डन एंड सॉर्टेड। मैं डाइट की तरफ जाना चाहता हूँ। एक वे प्रोटीन लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वे प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो पीछे से शुरू करते हैं, जो आपने सबसे पहले पूछा, सबसे एंड में पूछा कि वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है। वे प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है, बट प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर ओन बॉडी वेट सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो ढंग से फंक्शन कर ले, आपके सिस्टम्स को चाहिए उतना। उसके बाद आती है फैट लॉस, मसल गेन, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, आपकी स्किन की बात करना कि आप शाइन कर रहे हैं, देन आपका वो जो प्रोटीन इनटेक है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आइडियली जो एक इंसान अच्छा वर्कआउट कर रहा है और अपनी बॉडी से अच्छा मसल गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, ही शुड बी एटलीस्ट टेकिंग 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ हिज ओन बॉडी वेट। अब अगर वो डाइट से ले सकते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन आज की डेट में ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ आर रूटीन, बिकॉज ऑफ आर अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द प्रोटीन। तो उस कंडीशन में हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी इंसान का डाइट से प्रोटीन कॉम्पनसेट हो रहा है, दे डोंट नीड इट। एक छोटा सा सवाल, क्या वेजिटेरियन की बॉडी जल्दी बनती है या नॉन वेज वाले की ज़्यादा जल्दी बनती है? ये मिथ है? मिथ नहीं है। प्रोटीन प्रोफाइल, जो अमीनो एसिड प्रोफाइल आपका वेजिटेरियन का रहता है, वो थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन वेजिटेरियन। देखिए, इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा, जो वेजिटेरियन है वो रेस में नहीं है, और अगर रेस में है ना तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन है। आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस एंथुजियास्ट, एथलीट्स सब प्रोटीन लेते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, सही है। तो आप भी ले लो। अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आप अगर रेस में नहीं हो तो यार 3 की जगह 4 महीने लग जाएंगे। पहुंचोगे आप ज़रूर, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आप वो तरीके ढूंढ लोगे, आपका डाइट इनटेक थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियंस उनको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ता है। नॉन वेजिटेरियंस को हर जगह पे बहुत जल्दी फूड मिल जाता है, मिल जाते हैं, अंडे मिल जाता है, चिकन मिल जाता है, फिश मिल जाती है। आज के डेट में तो आप जस्ट नेम इट एंड इट्स देयर तुरंत। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा वो problems स्ट्रगल हो हैं। जाता है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी बढ़ेगी, 3 की जगह 4 महीने में 4 बन जाएगी। तो 3 महीने तक आपको नॉन वेजिटेरियन वाले की बॉडी नहीं देखनी है, नहीं तो रेस चालू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया ने ना इतना ज्यादा लोगों को एंग्जियस कर दिया है कि यार उसकी बॉडी बन गई, मेरी नहीं बनी, उसकी बन गई, दैट्स हिज बॉडी, हिज। आपको नहीं पता वो क्या क्या ले रहा है। इसी चीज़ पे मैं आना चाह रहा था, बस मेरा अभी ये एक क्वेश्चन रह गया, वे प्रोटीन लेते वक्त किन चीज़ों पे ध्यान दें, फिर मैं इधर जाने वाला हूँ। देखिए, वे प्रोटीन की अगर बात की जाए, ऑथेंटिक ब्रांड और जेन्युइन डीलर, इन 2 चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपनीज आज की डेट में, बेस्ट पार्ट क्या है, इतना कंपटीशन हो गया, इसलिए हर कंपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। ओके। तो उस कंपटीशन पे भरोसा करिए, कंपनी का रिसर्च करिए कि कितनी ऑथेंटिक है कंपनी, उसके लाइसेंसेस कौन से हैं। आप मानेंगे, मैंने ऑलमोस्ट पिछले 2 साल के अंदर 5 से 6 ब्रांड्स को मना किया है, क्योंकि वो जैसे ही मेरे पास आते हैं कोई भी कोलैबोरेशन के लिए, मैं उनसे बोलता हूँ पहले मुझे आप अपना कंपनी का जो लाइसेंस है, ठीक है, FD अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो सारी डिटेल भेजिए, अपनी रिसर्च वर्क भेजिए। अगर वो सही है मैं आपके लिए फ्री में भी कर लूँगा, ओके। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो आप कोई भी पैसा दे दें, दे आर रेडी टू गिव मी अ रियल गुड अमाउंट। आई टोल्ड देम नो। ओके। क्रिएटिन लेना कितना इंपॉर्टेंट है और क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, क्रिएटिन लेना इंपॉर्टेंट है और लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका किडनी फंक्शनिंग करेक्ट है। अगर आपके किडनी पहले से ही डैमेज नहीं है तो आपको किडनी के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएटिन ले सकते हैं। 5 ग्राम एवरी डे आपको लेना भी चाहिए। आपका मसल रिटेन कराता है, आपकी ब्रेन फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, आपका लॉन्जेविटी में भी हेल्प करता है।
तो क्रेटिन लेने में कोई बुराई नहीं है। यस, कई लोगों को क्रेटिन से भी ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होती है, क्योंकि वो मोनोहाइड्रेट फॉर्म को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी फॉर्म है। लेकिन अगर वो सूट नहीं कर रही है, आप क्रेटिन HCl ट्राई करिए। वो फॉर्म उतना स्ट्रांगली आप मतलब वो फॉर्म उतना फ्रूटफुल नहीं है इन कंपैरिजन, बट उनको जिनको वाटर रिटेंशन हो रही है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन नहीं होती। BCAA और प्री वर्कआउट के जो कुछ पाउडर्स के फॉर्म में जो आते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिएटिन जैसे, इन सबको लेना कितना इंपॉर्टेंट है और ये ले क्यों रहे हैं जो लोग हैं? देखिए, प्री वर्कआउट कब आया मार्केट में? जब आप समझिए कि लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए, हम लोगों को ड्राइव फोर्स हमारी ड्रॉप हो जाती है, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, हमारे को हर इंसान को हर तरीके का अलग अलग स्ट्रेस है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली चलाने का है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को सोशल है, किसी को इमोशनल है। तो प्री वर्कआउट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द बीटा एलेनाइन एंड कैफीन एंड द कॉम्बिनेशन दे गिव यू विद ल्यूसिन, ग्लाइसिन, टॉरिन एंड ऑल, आपका एकदम से ना फोकस चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पर आप एकदम से आपकी ड्राइव फोर्स चेंज हो जाती है, आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा एक ही तरफ चला जाता है। इसीलिए लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रेन्ड आउट हो तो आई एम श्योर आप उस टाइप का वर्कआउट नहीं कर पाओगे। अब समझिए आपको शाम को 6 बजे वर्कआउट करना है, जब आप 9 to 5 की जॉब करके आए हो, बॉस की गालियाँ खाई हैं, टारगेट्स नहीं अचीव हुए, किसी की पेमेंट आनी थी वो नहीं आई, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। तो आपका अगर आपको फोकस थोड़ा सा इंप्रूव करना है, उस टाइम पर ये प्री वर्कआउट्स काम आते हैं। ओके। और BCAA? BCA का भी वैसा ही है, आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल वीक है, इसलिए आप लोग ले लेते हैं। उसमें मेजरली जो लोग लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, और उससे आपको एकदम से फ्रेश फील होता है, आपका एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाते हैं, एंड यू फील लाइक यस यू आर अ न्यू पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बगैर बॉडी नहीं बनती है, ये नेसेसिटी में नहीं है, ये सिर्फ आपकी रूटीन में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। नेचुरल हर्ब्स अगर आप कुछ बताना चाहे, कोई जड़ी बूटी से बताना जो एक मैन और वुमेन दोनों को बहुत अच्छा रिकवरी करें, उनको अच्छी बेटर स्लीप दें। नाम मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से वो बातें निकलें। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में एक मेथी दाना ओके बहुत पावरफुल चीज़ है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। रात को भिगोइए, सुबह खा पी लीजिए उसको, फर्स्ट थिंग ड्रिंक इट। और अगर आपको सूट करे तो उसके लड्डू बना लीजिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लड्डू उन्हीं के लिए जो बॉडी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शुगर ऐड होगा। और जिनके घर में मम्मियाँ हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए तो लड्डू बनाना बड़ा मुश्किल है। और मैं लड्डू सजेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो शुगरी है, शुगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेथी दाना हर इंसान को लेना चाहिए, एंड दे विल सी अ रियल गुड चेंज इन देयर एनर्जी एंड पावर। ओके, दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद आ जाते हैं अश्वगंधा, शिलाजीत, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। खासकर व्हेन इट कम्स टू शिलाजीत, तो शिलाजीत हर किसी के लिए नहीं है। कई लोगों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं उनसे। तो आप मैं ऐसी कोई चीज़ प्रमोट अभी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मेथी दाना इज़ द फाइनेस्ट एंड सेफेस्ट। ओके। हम देखते हैं अभी भी इंडिया में, अगर जिम की बात करें, 90% सिर्फ बॉयज़ ही आते हैं, मेल्स ही आते हैं। फीमेल्स के अंदर अभी भी वो जिम जाने का कल्चर नहीं है। अगर उनको कभी जिम जाने के लिए कह दिया भी जाए, उनको कहा जाए कि थोड़ा वर्कआउट कर लो, अरे हम घर में झाड़ू पोंछा कर तो लेते हैं, वो इस चीज़ पे आकर के रुक जाए। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा? और अगर मैं देखता भी, अगर फीमेल्स पहुँचती भी हैं जिम में, तो वो कार्डियो तक ही सीमित रह जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर लूँगी तो लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी, हम शेप से बाहर हो जाएंगे। तो इसके पीछे आपका जो 18-20 साल का जो अनुभव, वो क्या कहता है? देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा है नहीं, ये इस बारे में मैंने कई बार बात करी है कि जिन फीमेल्स को ये लगता है कि वो वर्कआउट करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगी या बॉडी बिल्डर लगने लगेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो भी आपकी बॉडी में वॉल्यूम है वो है फैट्स की वजह से। और जब आप वर्कआउट करते हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो चाहे वो कार्डियो हो, आप अपनी बॉडी से फैट्स लूज करते हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है मसल गेनिंग की। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन, जो आपका मेजर हार्मोन है टू गेन मसल, उसका रेशियो बहुत कम होता है। तो आपके पास उतना स्कोप नहीं है मसल गेन करने का। तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्केलेटिक स्ट्रक्चर है, जो आपका बोन स्ट्रक्चर है, वो छोटा है। अब इसके बाद जब आप फैट्स लूज करेंगे तो आप श्रिंक करेंगे, और जितना बड़ा आपका बोन स्ट्रक्चर होता है, आपकी बॉडी उतना ही मसल कैरी कर सकती है। दैट्स वेरी बेसिक। तो अगर आपका फीमेल्स का बोन स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन ऑफ मेल्स
कम होता है, छोटा होता है। तो इमेजिन अगर आपका बोन इतना है तो उसके ऊपर अगर आपका हाथ इतना बड़ा दिख रहा है तो वो सिर्फ फैट्स है। करेक्ट है। जैसे ही आप उसको लूज करेंगे आप श्रिंक हो जाएंगे और आप छोटे दिखेंगे। अब इसमें आपने अगर समझिए कि इतना भी मसल गेन कर लिया तो भी आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक नहीं। तो सिर्फ माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। प्लस एक चीज़ और, आफ्टर 30 फीमेल्स लूज देयर बोन डेंसिटी और उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन इट। तो इसीलिए फीमेल्स को बहुत ज़रूरी हो जाता है वर्कआउट करना। अब आती है बात कि ये लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत हमारी कल्चर की कमी है। बिल्कुल सही बात। ठीक है कि हम लोगों ने उनको शायद वो मौका नहीं दिया, उनको वो रास्ता नहीं दिया, उनको मोटिवेट नहीं किया। तो वहाँ पे ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है टू ऑल द मेल्स इन द हाउस कि अपने मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को पुश करिए कि जाओ और अपनी लाइफ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए और हेल्थी रहने के लिए वर्कआउट करो। और अगर आप जिम जा रहे हैं और बॉडी बना रहे हैं तो टेक देम विद योरसेल्फ। करेक्ट है। और अभी भी हमारे देश में ऐसा कल्चर माना जाता है कि एक माना जाता है ना कि ताकतवर अगर होना चाहिए तो पुरुषों को होना चाहिए, महिलाओं को संस्कारी होना चाहिए। तो वो जो एक शेप अलग से बना हुआ है ना सोसाइटी का, वो उससे बाहर लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन संस्कारी तो तब भी रहेगी ना, वो संस्कार कहाँ से लेफ्ट राइट नहीं, हम लोगों ने हमारी प्रॉब्लम। हाँ, हमने थोप रखा है कि संस्कार आपके लिए है, ताकत इनके लिए है। नहीं, आज की डेट में तो आप देखिए मेट्रोपॉलिटन में तो दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, बिल्कुल फैमिली को चला रहे हैं, दे बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडर। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप दोनों काम कर रहे हैं और भगवान ना करे अगर आप, क्योंकि यहाँ पर कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाँ, तो बेटर है कि आप अपनी बेटर हाफ को उतना ही स्ट्रांग बनाओ जितने आप खुद हो, क्योंकि भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी उसी इंसान पर है। बिल्कुल। दिन में 2 बार जिम करना क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है उनकी। अगर आप देखिए, इसको हम कहेंगे कि जितना गुड़ डालो उतनी मीठी चाय। अब अगर किसी को रिप होना है, हाँ, उसके पास टाइम कम है, ये कल्चर आता है बॉडी बिल्डिंग से या उन एथलीट से जो कि इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। बट मसल रिकवरी के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। चाहिए, तो उस टाइप की व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स, उनका लाइफ ही यही है। मुझे याद है 2007-8 में मैं सुबह उठता था, नींद खुलते ही ब्रेकफास्ट करता था, जिम पहुंच जाता था, वर्कआउट किया 2-3 घंटा, घर गए, खाना खाया, फिर सो गए 2-3 घंटा, फिर उठे, खाना खाया, जिम चले गए, फिर वर्कआउट कर लिया, वापस आए, खाना खाया, सो गए। अब ऐसी लाइफ में आप देखो रिकवरी कहाँ नहीं है। करेक्ट। और पैटर्न डिफरेंट है ना, आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने बहुत सोच समझ के बनाया है। आप दोनों टाइम वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप एक टाइम वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एक टाइम पर आप कार्डियो कर रहे हो, ठीक है। तो वो उस टाइम पर होता है, वो पूरा साल नहीं चलता है। ओके। हम इसको ऑन सीजन ऑफ सीजन कहते हैं। ऑफ सीजन में आप इवन 3 से 4 दिन वर्कआउट करते हो, लिमिटेड टाइम का वर्कआउट होता है, पावर ट्रेनिंग ज्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। और जब आप ऑन सीजन में आते हैं तो एक टाइम आप कार्डियो करते हैं, फास्टिंग कार्डियो जिसको कहते हैं, और एक टाइम पर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं व्हेन यू मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को पूरे अच्छे तरीके से ट्रिगर करें जो आपके प्लान के अंदर है। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि जिनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो अपने आप को कम एज का बता रहे हैं और नेटी लिख रहे हैं, उन लोगों के फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा है। और 1-2 साल के अंदर वो इतना मतलब इतनी चौड़ी छाती हो जाती है, अच्छा खासा बाइसेप हो जाता है और बहुत तगड़ी बॉडी, मतलब वो सीधे हॉलीवुड के सीधे एक्टर को टच कर रहे हैं। इन सब के पीछे आपको क्या कहना हो, जो नेटी वर्ड है ये अब कितना फेक हो चुका है और स्टीरॉइड्स डाल डाल के जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। अगर वो नेटी बोल रहे हैं, आई विल अप्रिशिएट देम। रीजन? बट क्यों? मैं बताता हूँ रीजन। ये एटलीस्ट उन लोगों से अच्छे हैं जो सोशल मीडिया पे आके इंजेक्शन लगा के दिखा रहे हैं कि ये इक्विपोज या व्हाटएवर द नेम, करेक्ट कि यार ये इतनी mg आप वीकली लगा सकते हो। यार एक बात बताओ, उस बेचारे बच्चे को जो गांव में बैठा है उसको तो इक्विपोज का नाम भी नहीं पता था। सही बात है। आपने वो बता दिया, कितना mg लगाना है ये भी बता दिया, कौन सी कंपनी लेना है ये भी बता दिया। उससे तो नेचुरल वाला अच्छा है ना, क्योंकि अब वो अपने ही जाल में फंस गया है। देखो वो क्या दिखाना चाह रहा है, वो दिखाना चाह रहा है मेरी बॉडी नेचुरल है और मेरे से कोचिंग चाहिए तो आ जाओ।
अब कौन जाएगा और किस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएगा? इंजेक्शन के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो खुद बोला नेचुरल है। अगर मैं नेचुरल बोल के अपनी बॉडी बनवा रहा हूँ, हाँ तो अब अगर आप आ रहे हो मेरे पास और मैं आपको बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, आपको स्टीरॉयड लेने पड़ेंगे ऐसी बॉडी बनाने के लिए, तो आप देखिए ना कितनी जल्दी और हर रोज वो रिस्क में जी रहा है। अब वो अपने बोले हुए में फंस गया है कि यार मैं नेचुरल हूँ, मैं तेरी नेचुरल बना सकता हूँ, यही तो उसकी आइडेंटिटी है ना। तो आई एम हैप्पी विद दैट, एटलीस्ट ही इज नॉट प्रमोटिंग स्टीरॉइड्स, नॉट ओपनली। अगर उसने 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं या व्हाटएवर, ठीक है, तो 5 मिलियन को क्या दिख रहा है यार, ऐसी बॉडी नेचुरली बन सकती है। तो आई एम थैंकफुल टू देम कि यार वो एटलीस्ट मोटिवेट करें कि भाई तुम नेचुरली लगे रहो, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे परेशानी उनसे जो बॉडी बिल्डर्स हैं। और एक बेचारा 17, 18, 19 साल का बच्चा वो होप खो रहा है कि यार मुझे ऐसी बॉडी बनानी तो मुझे स्टीरॉयड लेने पड़ेंगे क्योंकि इसने स्टीरॉयड लिए। करेक्ट है। तो बेटर क्या है? मैटीज। अच्छा आप ये बताइए कि किसने स्टीरॉयड ले रखा है, पता कैसे किया जाए? कुछ ऐसे कुछ है क्या, जैसे कि पहचान कुछ आप लोगों की नज़र में हो जिनके पास एक्सपीरियंस है कि यार इसने लिया है? देखिए स्टीरॉयड की ना थोड़ी सी जो स्किन है वो पता चल जाती है, और वो सालों का इतना जो हम लोगों ने देखा उससे पता चलती है। लाइक एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो मैक्सिमम श्रेडेड लोग यूज करते हैं, और जब भी आप उनका फेस देखेंगे ना, इट विल लुक ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगा, ठीक है। और उनके बाल जो होंगे वो इतने ड्राई दिखेंगे आपको कि आपको लगेगा यार ये तो मतलब सिर्फ तंदूर में सर डाल के बाहर आ गया है। तो वहाँ से हमें एक आइडेंटिटी है, जब बहुत कुछ है तो वहाँ से हमें पता चल जाता है यार ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक अच्छा जो वर्कआउट करके डाइट लेके नेचुरली चल के आ रहा है, वो हमेशा आपको सुंदर और शाइन करता हुआ दिखेगा, ग्लो होता है उसके फेस पे। बिल्कुल। शोल्डर से भी पता चलता है? शोल्डर से पता चलता है ना, लेकिन हाँ अभी आप 30 साल की उम्र तक, 35 साल, 40 साल, डिपेंड्स, 30 साल की उम्र तक तो आप नहीं लगा सकते पता, क्योंकि उस उम्र तक तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा हाई रहता है कि आप नहीं लगा सकते। बट सी मैं अपना किस्सा बताता हूँ आपको। मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, मेरे साथ में एक लड़का था, कबड्डी खेलता था। अब कितना ज़्यादा चैलेंजिंग गेम है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग 20 साल के थे। आप मानेंगे वो किसी एक बॉडी बिल्डर से कम नहीं था। और खाने को हमको क्या मिलता था, मेस में जो मिल गया, दाल चावल, सोयाबीन चावल, राजमा चावल, छोले चावल, नो मतलब कभी कैलोरीज काउंट नहीं करी, पेट भर के खा लिया। और मुझे याद है वो हरियाणवी था, वो घी लेके आता था, लिटरली ऐसे उड़ेल देता था वो घी, और हम तब भी हमारी बॉडी हुआ करती थी। तो आप इस चीज़ को के डेल्ट से पता करोगे, वो आप 50 साल 60 साल वाला हो तो बात समझ में आती है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। और व्हेन इट कम्स टू 50 साल, अगर वो इंसान पिछले 30 साल से वर्कआउट करता आ रहा है तो उसके डेल्ट से भी इतनी जल्दी आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो डाइट कंट्रोल कर रहा है और कैलोरिक डेफिसिट में और ट्रेनिंग बहुत हार्ड कर रहा है तो उसके डेल्ट भी आपको राउंडेड दिखेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो 18-19 साल के हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, अपनी 10th 12th की मार्कशीट्स दिखा देते हैं और कह देते हैं, और बॉडी उनकी बहुत ह्यूज है, और कह देते हैं कि मैं नेटी हूँ। ठीक है, चलो मानते हैं कि ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इन फ्यूचर उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी स्टीरॉइड्स डाल डाल के? किस हद तक ख़राब होगी या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए कोई बताता नहीं है। और अच्छा एक चीज़ और ऐड करो, वो लोग ये भी कहते हैं कि मेरा टेस्ट करवा लो, फलाना टेस्ट करवा लो, मुझे वो टेस्ट के नाम याद नहीं आ रहे हैं, ये वाला टेस्ट करवा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, यहाँ तक के दावे हो जाते हैं। कराओ ना फिर। कराया कब है किसी ने? अच्छा। मैं तो आज तक इंतजार कर रहा हूँ, जितने लोग भी ये कहते हैं हाँ वो टेस्ट कराते क्यों नहीं है? हाँ सिर्फ बोल ही रहे हैं ना। अब किसके पास आज की डेट में इतना टाइम है कि वहां जाएगा, उससे बोलेगा हाँ तूने बोला था टेस्ट करा, और अगर हुआ भी है तो आप देखिए ये सब ना कहने की बातें हैं। अच्छा, टेस्ट में कई दफ़ा ऐसा होता है कि पकड़ में नहीं आता कि आपने स्टीरॉइड लिया है कि नहीं लिया है? पूरे तरीके से आता है, पूरे तरीके से सामने आ जाता है। ऐसे मतलब वो उस लेवल का खर्चा कोई करेगा नहीं। और ये तो मतलब कभी कोई प्रॉपर राइवलरी कर ले तो बात अलग है, अदरवाइज नो वन वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट के यार मैं आया हूँ अब मेरे लिए टेस्ट कर। अच्छा, कई दफ़ा लोगों ने अपनी स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, अपने PDF फाइल्स को, अपने जो क्लिनिकल टेस्ट जो हुए हैं, मेडिकल टेस्ट जो उनने बताया, तो उसमें लग रहा मतलब उस टेस्ट के हिसाब से उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बॉडी देख के पता चलता है कि यार इसने कुछ तो किया है। देखिए
अगर उन्होंने ये दिखाया कि उनके पूरे टेस्ट सही आए हैं हाँ तो मैं भी मिलना चाहूँगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, अभी मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट कराया, मेरे भी थोड़े से जो वाइटल्स हैं वो अप डाउन आए हैं। अच्छा एंड मेरे को देख के आपको पता चल जाएगा आई एम नॉट ऑन स्टफ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही क्लीन है तो ऐसा नहीं होता है। और यार अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे अच्छा, में। सेलिब्रिटीज में बॉलीवुड में किन लोगों ने स्टीरॉइड्स के द्वारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया? किसी का नाम लेना चाहें, बता सकें? देखिए यूज़ हो रहा है, हम्म ठीक है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, हम्म इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ओके हाँ, लेकिन यूज़ होता है, Almost- इंडस्ट्री में भी होता है, और उसकी वजह बताता हूँ मैं। देखिए ये लोग, जैसा मैंने कहा, ये रेस के घोड़े हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अगर इनको पता है कि इनके पास टाइम ही नहीं है और इनको समझो कि 40 दिन में बॉडी शॉट देना है। अब 40 दिन में कुछ तो उनको करना पड़ेगा ना, और वो भी 40 दिन वो जब वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बॉडी बिल्डर की तरह या एथलीट की तरह रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो 40 दिन काम कर रहे हैं दिन रात। तो फिर वो कैसे करेंगे? तो एट दैट टाइम यस, स्टफ यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर इसका गलत असर भी सामने दिखाई देता होगा कई नहीं, सालों के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए गलत असर होता क्या है, बाल उड़ जाते हैं बहुत लोगों के, और वो आपको। ट्रांसप्लांट हो जाएंगे? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एक बहुत नोन एक्टर है साउथ के, आई कांट टेक द नेम, ओके साउथ के एक्टर है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, माय गॉड। ठीक है, और बॉडी बनाने के चक्कर में ही हुई है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, अग्रेशन के बहुत सारे केसेस हैं, फैमिलीज ख़राब हो जाती हैं, दोनों तरीके से होती हैं। या तो अच्छी सेक्स लाइफ नहीं है, या फिर दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर आई विल से के बिहेवियर प्रॉब्लम। ओके अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओके, स्टीरॉइड्स के कारण? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अग्रेशन। अच्छा, हीरोइंस भी लेती हैं क्या स्टीरॉइड्स? सी हीरोइंस स्टीरॉयड नहीं लेती हैं, हाँ। बट यस, ग्रोथ हार्मोन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है आवर वेरी वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट्स। ओके डर्मेट्स जितने भी हैं, ये लोग आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं फॉर वाइब्रेंट स्किन। तो मैं भी कई हीरोइंस को जानता हूँ, तो वो मेरे को मैसेज करके पूछती हैं कि वी शुड वी टेक इट। तो मेरा ये कहना होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्किन को वाइब्रेंट रखने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम के बाद एज भी कर देगा। तो इसीलिए बहुत कुछ प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री में भी और आउट ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो। बट मेरा सजेशन सबको यही है कि आपकी लाइफ है, और अगर आप रेस के घोड़े नहीं हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ सवाल मैं चाहूँगा आप उनके जल्दी जल्दी जवाब दें तो बहुत सही होगा। फैट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? कैलोरिक डेफिसिट, रेगुलर वर्कआउट, स्लीप ऑन टाइम एटलीस्ट 7 आवर्स, मेक श्योर आप अपना ब्लड वर्क कराएं, और हाइड्रेट योरसेल्फ। व्हेन आई से हाइड्रेट योरसेल्फ, कम से कम भी 3 से 3.5 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है। ओके, वर्कआउट के कितनी देर बाद प्रोटीन इंटेक करना चाहिए? मान लो प्रोटीन शेक पीना चाहिए, ये मान लीजिए। सी विद इन 40 मिनट्स पी लो, बहुत सही है। और अगर आपकी उससे वर्कआउट से पहले वाली मील में अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक हुआ है, तो अगर आप मिस भी कर जाते तो कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके मसल को आप पहले ही फीड कर चुके हैं और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके सिस्टम को मिल रहा है। क्रिएटिन वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या बाद में? कभी भी ले लो। ओके, जिद्दी जो लोअर वैली फैट होता है वो कैसे जा सकता है? सी जिद्दी लोअर बेली फैट का सबसे पहले तो आप चेक करवाइए अपना कॉर्टिसोल, वो हाई हो सकता है। आपका ईस्ट्रोजन लेवल चेक कराइए, अगर इफ़ यू आर अ मेल वो भी हाई हो सकता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जो भी मील ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, उसका ध्यान दीजिए। प्लस अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, एंड गो कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप 300 से 400 कैलोरीज डेफिसिट जा रहे हैं डाउन द लाइन, आज नहीं हो रहा है लेकिन आप 30 डेज में एक बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। मान लीजिए एक मेरे जैसे फिगर का एक बंदा है और एक थोड़ा मोटा इंसान है जिसका वेट ज़्यादा है, कार्डियो दोनों को रोज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने मिनट्स करना चाहिए? सी अगर आप अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कार्डियो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ योर बॉडी, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन 20 से 40 मिनट का वर्कआउट कार्डियो कर लेते हैं,
दैट्स रियली गुड टू इसको कीप हम- यू फंक्शनल। इसको हम डिवाइड करके रोज अगर 5-5 मिनट करते हैं तो नहीं, 5 मिनट में कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। 10 मिनट तो मैं सजेस्ट करता हूँ वार्म अप में भी करना चाहिए, माइल्ड कार्डियो, जस्ट टू गेट योर ब्लड फ्लोइंग इन अ गुड मैनर, आपके मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए, आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, दैट नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ अग्रेसिव वर्कआउट। ओके। सुबह उठकर कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए, या कुछ भी एक मील? 1 घंटे का तो एटलीस्ट गैप देना चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ के कामली अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, एंड मेक श्योर कि उस टाइम पर आप पानी काफ़ी ज़्यादा पिए। बना इसे पानी काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा पी सकते हैं। नाइट में सोने से कितने घंटे पहले एक मील ले लेना चाहिए, डिनर मतलब? ले लेना चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप 3 घंटा तक, लास्ट 3 घंटे में मत लो, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं करता तो भी कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप मील ले लो, और उसमें कार्ब्स कम होने चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए, प्रोटीन एंड फाइबर ज़्यादा होने चाहिए। और क्या रात में फ्रूट्स खाने चाहिए? अवॉइड करने चाहिए। अगेन फ्रुक्टोस रात को अवॉइड करना चाहिए। एक और मेरा ये सवाल था इसी जगह पे, क्या डेट्स, अंजीर और गन्ने का जूस, ये भी क्या शुगर में ही काउंट किया जाएगा? 100%, 100%। ओके। यस। तो क्या इनको अवॉइड किया जाए? सी अगर आप अगर वर्कआउट से आपको- पहले 2 लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गन्ने का जूस भी अगर आपको मतलब अगर आप प्री वर्कआउट में पी लेते हैं तो ठीक है, बट इतना ज़्यादा शुगर रश होता है। अगर आपका बहुत इंटेंस वर्कआउट है, एथलीट हैं और आपको वो एनर्जी चाहिए, तो आप ले लीजिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। नेचुरल शुगर और एडिड शुगर, ठीक है, एडिड शुगर तो हमें सामने से, लेकिन नेचुरल शुगर अगर हम किसी भी और चीज़ से ले रहे हैं, मान लो तो गुड़ खा रहे हैं, तो क्या ये एंटी एजिंग को रोक देता है? शुगर तो शुगर है, सॉरी, एजिंग को रोक देता है। एजिंग को रोक नहीं रहा है बेसिकली। आप एज तो कर ही रहे हो, जो प्रोसेस है उसको बेसिकली कहते हैं कि आपको थोड़ा फास्ट हो जाता है, आपको रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ मतलब जाते हैं। पूरा जल्दी बना रहा है, सीधी यस, सी बात। ओके। तो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके किसी भी टाइप का फ्रुक्टोस या सुक्रोस, लेकिन फ्रूट्स खाने चाहिए, दिन में 1 बार खाना चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 फ्रूट हमेशा खाने चाहिए, बट मेक श्योर कि आप उसकी कैलोरीज पूरी तरीके से काउंट करें। क्या रोज का केला खा सकते हैं? खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हैं, अगर जो फैट लॉस कर रहा है वो इंसान? बिल्कुल खा सकता है। लेकिन माना जाता है कि केला तो वेट बढ़ाता है। केला वेट नहीं बढ़ाता है, केला कैलोरीज है, हाँ। ठीक है ना। और कैलोरीज आप सिर्फ काउंट कर लीजिए और उसको सही जगह प्लेस कर दीजिए तो वो बेनिफिशियल ही है, और आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। आप देखिए केले में कितना कैल्शियम है, कितना आयरन है, हमें वो सब भी तो कॉम्पनसेट करना है। सब चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्स ही पॉपिंग नहीं करने ना, तो केला खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर इंसान शुगर छोड़ना चाहता है तो वो शुरुआत कैसे करे? ठीक, आप सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करिए। आप समझिए कि आप, जैसा आपने बोला कि चीनी है या गुड़ है, आप हनी ट्राई कर लीजिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करिए, और धीरे धीरे जैसे आप क्वांटिटी कम करते जाएंगे आपका टेस्ट डेवलप होता जाएगा। शुगर हमें कब ज़रूरत पड़ती है? मेजरली जब हमारा सिस्टम डिहाइड्रेटेड होता है, तब हमारा सिस्टम कंफ्यूज होता है कि हम भूखे हैं या हम प्यासे हैं। तो मेक श्योर, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। वहाँ पर आपको गलत जो आप कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आपका सिस्टम कंफ्यूज है, उस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। प्लस अगर आपके मील्स, जो हम बार बार बोलते हैं, मील्स टाइम पर होने चाहिए, उसका रीज़न ये है कि 3 या 4 घंटे बाद जब आपको भूख लगती है, तब आप अगर पहले से मील प्रिपेयर करके बैठे हैं तो आप जल्दबाजी में ज़्यादा नहीं खाएंगे और आपके सिस्टम को टाइम से कैलोरीज मिल जाएगी, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। ओके। साकेत गोखले की बॉडी को आप क्या कहेंगे? क्या वो नेचुरल है? मैं नेचुरल प्रोटीन। लेकिन आपका क्या कहना है, अगर आपको लगता है? क्यों कॉन्स्पिरेसी कराया गया है? कंट्रोवर्सी। फराह खान को आपको जब ट्रांसफॉर्म करना था कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, देखिए हर क्लाइंट जो है ना वो अलग है, हर किसी का एटीट्यूड अलग है, एनर्जी अलग है, एंड बीइंग अ कोच ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी लाइफ को ज़्यादा चेंज किए बगैर उनको चेंज कर दें। ओके। तो मुझे पता था वो किस टाइप के इंसान है, हैप्पी न्यू ईयर पे सेट पे हमने देखा है, तो एक रेपो, एक प्यार बिल्डअप हो चुका था। और उसके बाद सिर्फ मुझे उनको बहुत आराम से, बहुत संभाल कर थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कराना था, और उसकी इंटेंसिटी रोज़ बढ़ाते जाना था। जैसा मैंने कहा, मैं इंटेंसिटी बढ़ाता गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया,
चीज़ें नई नई लाता गया जो उनको चैलेंजिंग ना लगे, जो चैलेंजिंग लग रहा था जहाँ पर मुझे देखा यार शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, उसको कट कर दिया, नई चीज़ें ट्राई करी, जो पसंद आ गया उसकी क्वांटिटी या उसके नंबर्स रिपीटेशन सेट्स बढ़ा दिए एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। तो हर ताले कितना की वेट एक लूज अलग करवाया आपने पराग का? यार काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, तो विद गॉड्स ग्रेस आई थिंक इट वाज क्लोज टू 15 kgs। ओके। या और नीतू सिंह को चेंज करने में आपको कितना टाइम लगा? नहीं नहीं, उनको मैंने फिट बनाया, ओके। फिटर किया। हाँ, वो पहले से भी फिट Yes, थी तो रियली। मैंने हाँ, तो देखिए एक इंसान जो फिट है और ड्रिवन है ना, इवन ऋषि कपूर जरूर नहीं थे फिट, लास्ट में जाकर के उन्होंने अपना वो यार नीतू वो सिंह शुरू से तो fit। जब मैं मिला पहली बारी, देखिए पहले तो आई वॉज अ फैन बॉय। मैं ओह। मिला तो पहला तो 10 मिनट कॉन्वर्सेशन सिर्फ उनके बारे में हुई, उसके बाद मैंने कहा ओके लेट्स टॉक। आपने गाना गा दिया था कि कह दूं तुम्हें या नहीं चुप रहो? वो आंखों में दिख गया था। तो फिर मैं 10 मिनट बाद मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उनकी चीज़ें समझना शुरू की एंड सेकेंड डे से हमने वर्कआउट शुरू किया और एनर्जी लेवल्स, पावर, ड्राइव फोर्स सब ऑन द पीक। ओके। सिर्फ मुझे क्या करना था, उसको चैनलाइज करना था और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। इंसान जब ड्रिवन होता है तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है, हम हमारा सिर्फ ये टारगेट रहता है कि नई चीज़ें लाओ और इंसान को और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दो। तो वो चीज़ें एक अच्छे कोच के लिए करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रोज़ नई चीज़ ले जाते थे। अगर आपने देखा हो हम लोगों ने TRX सस्पेंशन ट्रेनर के साथ नी टक्स किए थे, TRX नी टक्स, वो काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। इन वन गो शी परफॉर्म्ड 50 नी टक्स। तो जब हमने वो चैलेंज क्रिएट किया, मुझे याद है 1 या 2 लोग ही कर पाए थे। तो मतलब वो दैट वाज अ रियल गुड जर्नी और ट्रांजिशन वाज गुड। कंगना रनौत किस टाइप का एक्सरसाइज करना पसंद करती है, किस तरीके का वर्कआउट करना पसंद करती हैं? देखिए कंगना का कैसा है कि कंगना को चैलेंजेस चाहिए, ओह। वर्कआउट हमेशा हमेशा कुछ नया चाहिए और डिटर्मिन्ड है, नई चीज़ें समझना चाहती हैं, एक्सप्लोर करना चाहती हैं और मतलब मज़ेदार रहा है यार वो। मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 मूवीज़ हैं हमारी साथ में, चाहे वो थलाइवी का वेट गेन हो या धाकड़ और तेजस का वेट लॉस हो, पंगा के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना हो लाइक अ कबड्डी प्लेयर। हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार रही। इवन जो मेरा सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ था, जब उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होना था और मैं मणिकर्णिका के सेट पे मिला था उनसे। तो वहाँ पर जब मैं मिला तो आई रियलाइज कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी व्हेन इट कम्स टू माइंड एंड बॉडी। लेकिन अब हमको इनको वो एज अ मॉडल खड़ा करना है फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल। तो मतलब क्योंकि ड्रिवन थे, जैसा मैंने कहा ड्रिवन लोगों के साथ में एफर्ट कम लगता है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं अदर देन परफॉर्मिंग। तो जो भी बोला, जैसा भी बोला, शी परफॉर्म्ड एंड एवरी टाइम वी हैव शोड व्हाट पीपल वांटेड टू सी। आखिरी सवाल, पंजाबी लड़का कपिल शर्मा जो कि बहुत फूडी भी हैं उनको चेंज करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए? क्योंकि वो बीच में थोड़े मतलब सही हो गए थे, फिट हो गए थे, फिर से उनका फिर वेट बढ़ा, अभी फिर कम कर लिया है, तो ये जर्नी कैसी रही उनके साथ की? देखिए पंजाबी बंदा, हाँ। यारों का यार, अच्छा। हाँ, बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। चाहे आपने उनको एज अ कॉमेडियन देखा है बट वैसे बहुत लिमिटेड बात करते हैं, बहुत लिमिटेड दायरे में रहते हैं, दोस्त बहुत लिमिटेड है, उन्हीं के साथ रहना और मतलब बात करना पसंद करते हैं। तो वर्कआउट की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता था। क्योंकि एक इंसान जो क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपनी टीम के साथ और उसके बाद फिर नाइट शूट्स होते थे। तो नाइट शूट्स में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो पूरा का पूरा मैसअप हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद उनको जोन में लाना, तो यस हर इंसान अलग है, मोटिवेटेड है नहीं है, तो हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ता है कि ये मोटिवेटेड नहीं भी है ना तो इस इंसान को किसी भी तरीके से जिम में पहुंचा दिया जाए और वर्कआउट करा दिया जाए। और एंड ऑफ द डे हर इंसान को ये भी पता होता है कि इट्स ओनली एंड ओनली गुड फॉर माई सेल्फ। वैसे ही उनको सिर्फ फिट होना था, मस्कुलर बॉडी नहीं, लेकिन एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, हम लोग वेस्टिन में वर्कआउट कर रहे थे और एक फोटो काफ़ी वायरल हुआ था बाइसेप करते हुए। उस टाइम पर ऑलमोस्ट उनके 4 पैक्स आ गए थे।
ओह और वो ये बात करने लगे थे, यार योगेश 1-1.5 महीने में तो अपन 6 पैक दिखा देंगे। तो इस लेवल पे हम पहुंच गए थे। क्या होता है ना, मैंने जैसा बोला कि इंसान को सिर्फ मोटिवेट करते रहना पड़ता है और उनको वो विजन देते रहना पड़ता है कि देखिए आप यहाँ हैं, लेकिन वहां जब पहुंच जाएंगे तो आप ऐसे लगेंगे। और वो ऑलमोस्ट उन्होंने देख लिया था। तो जब आप एक बार अपने आप को इतना फिट सुंदर देख लेते हो तो यू डोंट वांट टू लूज इट। और अगर वो लूज कर भी जाते हैं तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण इंडस्ट्री में उनकी कमिटमेंट्स होता है। तो लेकिन अगेन मौका मिला, सेकेंड मूवी अगेन हम लोगों ने प्रूव किया, अगेन हम लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की और लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया। बिल्कुल सही बात है, वो कांच कहता है। बिल्कुल। थैंक यू योगेश जी, आपके साथ इतनी सारी बातें करके, डाइट, सेलेब्स, स्टीरॉइड्स, नेटी, सोशल मीडिया और किस तरीके से आप या हम कोई भी अपनी हेल्थ को चेंज कर सकता है, चाहे वुमेन हो, मैन हो, बॉयज़ हो, जो नए बिगिनर्स हैं। इतनी सारी चर्चा हुई, मुझे तो मन था कि मैं और ज़्यादा बातें करूं, लेकिन टाइम की कमी है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे और फिर हेल्थ पे अच्छा डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। Thank you, ग्लैड योगेश। कि हमारी इस तरीके की कॉन्वर्सेशन हुई जो शायद लोगों के काम आएगी। बिल्कुल योगेश जी, थैंक यू।